नमस्कार दोस्तों। ये एन सी ई आर टी कक्षा 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसके जो क्वेश्चन आंसर है ना पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले, वो हैं ये, ठीक है ना। और पाठ है 6वां, 3 वर्ग। तो चलिए ये क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं अपन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, पाठ्य पुस्तक से। एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसमें है अपना 6वां पाठ। इसके क्वेश्चन आंसर है जो पाठ्य पुस्तक के पीछे होते हैं वो वाले। तो चलिए करते हैं शुरू। संक्षेप में उत्तर दीजिए। फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन कीजिए। फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षण निम्नलिखित है। एक तो है फ्रांसीसी समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित था: पादरी, अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग। पश्चिम चर्च के अध्यक्ष पोप होते थे और कैथोलिक चर्च से संबंध रखते थे। चर्चों तथा पादरियों पर राजा का नियंत्रण नहीं रहता था। अभिजात वर्ग राजा पर निर्भर रहता था, किंतु तृतीय वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। संसार में सर्वोत्तम सामंतवाद का उदय फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ सामंतवाद का? फ्रांस में। किसान अपने खेतों पर काम के रूप में सेवा प्रदान करते थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे। जनसंख्या के स्तर में होने वाली लंबी अवधि के परिवर्तनों ने किस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया? जनसंख्या के स्तर में कृषि उत्तर है। कृषि में विस्तार के साथ ही उससे संबंधित 3 क्षेत्रों जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। ठीक। यूरोप की तत्कालीन जनसंख्या को 1000 ईस्वी में लगभग 420 लाख थी। 1000 ईस्वी में थी 420 लाख थी। 1200 में बढ़कर 620 लाख और 1300 में बढ़कर 730 लाख हो गई। 1000 में 420 लाख, 1200 ईस्वी में 620 लाख है ना। 1000, 1200 और 1300 में बेहतर आहार के कारण लोगों की जीवन की अवधि बढ़ गई। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की अपेक्षा 10 वर्ष ज़्यादा जीवन जी सकता था। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि लघु होती थी, क्योंकि पुरुषों को बेहतर भोजन मिलता था। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि लघु होती थी, क्योंकि पुरुषों को बेहतर भोजन मिलता था। 11वीं शताब्दी में जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई, तो नगरों की तादाद में पुनः बढ़ोतरी होने लगी। नगरों में लोग सेवा के बजाय लार्डों को, जिनकी भूमि पर वे बसे थे, उन्हें कर देने लगे। नगरों ने कृषक परिवारों के जवान युवा सदस्यों को वैतनिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावनाएं प्रदान की। 13वीं शताब्दी के अंत तक पिछले 300 वर्षों में उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ऋतु ने ले लिया। परिणामतः पैदावार की अवधि कम हो गई और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। आस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों का उत्पादन कमी के कारण धातु में कम हुई। इससे व्यापार में प्रभावित हुई। आस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खदानों में उन्हें 2 वर्ष लेते हैं। 11वीं शताब्दी में जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या भार सहने में सक्षम हुई, तो नगरों की तादाद में पुनः बढ़ोतरी होने लगी। नगरों में लोग सेवा के बजाय लार्डों को, जिनकी भूमि पर वे बसे थे, उन्हें कर देने लगे। नगरों ने कृषक परिवारों के जवान युवा सदस्यों को वैतनिक कार्य और लाड़ के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावनाएं प्रदान की। नगरों ने 13वीं शताब्दी के अंत तक पिछले 300 वर्षों में उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ऋतु ने ले लिया। परिणामतः पैदावार की अवधि कम हो गई और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। आस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन कमी के कारण धातु में कमी आई। उससे व्यापार प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त 1347 से 1350 के मध्य लोग प्लेग जैसी महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए। प्लेग फैला था भाई 1347-1350। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इस दौरान काल कलवित हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहां की जनसंख्या के 40% तक थी। कुछ स्थानों पर इस प्रकार जनसंख्या में परिवर्तनों के फलस्वरूप यूरोप की अर्थव्यवस्था और समकालीन समाज प्रभावित हुआ। क्वेश्चन था, जनसंख्या के स्तर में होने वाली लंबी अवधि के परिवर्तन ने किस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया?
नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ? यूरोप में 9वीं सदी के दौरान युद्ध अधिकतर होते रहे। शौक या कृषक सैनिक इस युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को उत्पन्न किया जिसे नाइट कहा जाता था। वे लॉर्ड से उस प्रकार संबंध थे जैसे लॉर्ड राजा से संबंध था। क्वेश्चन क्या है? नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ? ठीक है, इस प्रकार संबंध थे जैसे लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड नाइट को जमीन देता था, उसकी सुरक्षा का वचन देता था। उसके बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था। उसके बदले में नाइट अपने लॉर्ड को निश्चित धनराशि देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। 12वीं सदी के शुरुआती वर्षों में नाइट समूह का पतन हो गया। 12वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ? यूरोप में 9वीं सदी के दौरान युद्ध अधिकतर होते रहते थे। 9वीं सदी शौक या कृषक सैनिक इस युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को उत्पन्न किया जिसे नाइट कहा जाता था। वे लॉर्ड से उस प्रकार संबंध थे जैसे लॉर्ड राजा संबंध था। लॉर्ड नाइट को जमीन देता था तथा उसकी सुरक्षा का वचन देता था। उसके बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था। मध्यकालीन मठों के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? मध्यकालीन मठों के मध्यकाल में चर्च के अतिरिक्त धार्मिक गतिविधियों के केंद्र मठ भी थे। मठों को निर्माण आबादी से दूर किया जाता था। मठों में भिक्षु निवास करते थे। वे प्रार्थना करने के अतिरिक्त अध्ययन, अध्यापन तथा कृषि भी करते थे। मठों का प्रमुख काम एक स्थान से दूसरे स्थान तक धर्म प्रचार करना था। मठों में अध्ययन के अतिरिक्त अन्य कलाएं भी सीखी जाती थी। ओवेस हिल्डेगार्ड प्रतिभा संपन्न संगीतज्ञ था। ओवेस हिल्डेगार्ड उसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की परंपरा के विकास उल्लेखनीय योगदान किया। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ एक समूह जिन्हें फ्रायर कहते थे मठों में रहने का फैसला किया। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ एक समूह 13वीं सदी से भिक्षुओं कुछ एक समूह जिन्हें फ्रायर कहते थे मठों में रहने का फैसला किया। फ्रायर ये आ सकता है भाई। फ्रायर क्या है? फ्रायर किसे कहते हैं? फ्रायर भिक्षुओं के समूह को कुछ समूहों को फ्रायर फैसला किया। 14वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक मठवाद के महत्व उद्देश्यों के बारे में कुछ शंकाएं व्यक्त की जाने लगी। मठों के भिक्षुओं का मुख्य कार्य ईश्वर की आराधना करना तथा जनसाधारणों को चर्च के सिद्धांतों के विषय में समझाना था। वे जनसमन के नैतिक जीवन को ऊंचा उठाने का कार्य करते थे। उन्हें शिक्षित करने तथा रोगियों की सेवा करने का प्रयास करते थे। वे जनसमन के नैतिक जीवन को ऊंचा उठाने का कार्य करते थे। उन्हें शिक्षित करने तथा रोगियों की सेवा करने का प्रयास करते थे। शंकाएं व्यक्त की जाने लगी। संक्षेप में निबंध लिखिए। संक्षेप में निबंध लिखिए। मध्यकालीन फ्रांस के नगर में एक शिल्पकार के एक दिन के जीवन की कल्पना कीजिए और उसका वर्णन कीजिए। विद्यार्थी अपने अध्यापक की सहायता स्वयं करने का प्रयत्न करें। अच्छा, मध्यकालीन फ्रांस के नगर में एक शिल्पकार के एक दिन के जीवन की कल्पना कीजिए और इसका वर्णन कीजिए। फ्रांस के सर्प और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। सर्प और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। सर्प किसान था भाई। सर्प कहाँ थे? इंग्लैंड में या फिर रोम में या फिर फ्रांस में? फ्रांस में। फ्रांस के सर्प और रोम के दास के जीवन में शोषण की प्रमुखता थी। फ्रांस के सर्प और रोम के दास के जीवन में, किंतु इन दोनों के जीवन शैली में कुछ अंतर भी मौजूद थे। सर्प और दास
तो सर्प तो था फ्रांस में और रोम के थे दास। रोमन समाज के 3 प्रमुख वर्गों में सबसे निचला दर्जा दास वर्ग का था, जिसे पूर्ण रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकारों से अलग रखा गया था। उसे सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं थी। रोमन दासों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा गया था, परंतु कालांतर में उच्च वर्ग द्वारा उनके प्रति कुछ सहानुभूति दिखलाई गई। इसके साथ ही दास प्रथा का सबसे बुरा प्रभाव वहाँ के समाज पर पड़ा। दासों को लेकर रोमन साम्राज्य प्राय संघर्ष होते रहते थे। कई बार मनोरंजन के लिए उन्हें जंगली पशुओं के सामने डाल दिया जाता था। दासों की तत्कालीन दशा मध्य से बदतर थी। दो बार देख लें। रोमन समाज के 3 प्रमुख वर्गों में से सबसे निचला वर्ग दास वर्ग का था, जिसे पूर्ण रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकारों से अलग रखा गया था। उसे सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं थी। रोमन दासों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा गया था, परंतु कालांतर में उच्च वर्ग द्वारा उनके प्रति कुछ सहानुभूति दिखलाई गई। इसके साथ ही दास प्रथा का सबसे बुरा प्रभाव वहाँ के समाज पर पड़ा। दासों को लेकर रोमन समाज में प्राय संघर्ष होते रहते थे। कई बार मनोरंजन के लिए उन्हें जंगली पशुओं के सामने डाल दिया जाता था। जंगली पशुओं के सामने। दासों की तत्कालीन दशा बद से बदतर थी। फ्रांस में सर्पदास किसान थे और यह किसानों का निम्नतम वर्ग था। इनकी समाज में काफ़ी संख्या थी। उन्हें कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। उदाहरण के लिए उन्हें अपने मालिकों से खेती के लिए, तो दासों से तो बढ़िया स्थिति थी भाई सर्प की, इन किसानों की। प्रतिबंध, उदाहरण के लिए उन्हें अपने मालिकों से खेती के लिए भूमि उपज का एक निश्चित भाग उन्हें देना पड़ता था, अपनी कमाई का हिस्सा। सर्पों को अपने भूस्वामियों के खेतों पर बिना पैसे के काम यानी बेकार करना पड़ता था और मजदूरी दिए बिना ही उन्हें मकान बनाए जाते थे। लकड़ी कटवाई चरवाई की जाती थी। पानी भराने हेतु घरेलू काम भी करवाए जाते थे। यदि वे आज़ाद या मुक्त होने का प्रयत्न करते तो उन्हें पकड़कर कठोर सजा दी जाती थी। इस प्रकार रोमन दासों ने फ्रांस के सबकी जीवन शैली में कोई विशेष अंतर नहीं था। रोमन के दासों, हम कहते हैं कि दासों का जीवन पशु जैसा ही था। दोनों का जीवन। ठीक, ये क्वेश्चन तो हो चुके हैं, है ना। जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन थे ना, वो फ्रांस के सर्प और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। मध्यकालीन फ्रांस के नगर में एक शिल्पकार के एक दिन के जीवन की कल्पना कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। मध्यकालीन मठों प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने? उनका पतन कब हुआ? जनसंख्या के स्तर में होने वाली लंबी अवधि के परिवर्तन किस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया? फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो ठीक है ना, क्वेश्चन तो हो गए। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद। नोट्स और देखें क्या इसके? हैं, नोट्स और देख लेते हैं ना। अरे नोट्स तो पढ़ लिए अपन ने, वो पाठ का सार है, लेकिन ये जो और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इनको और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी फैक्ट आ जाते हैं। क्योंकि अपन को पढ़ना है तो ऑथेंटिक बुक ही पढ़नी है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो और क्वेश्चन हो, चाहे कितने भी क्वेश्चन आंसर हो या फिर कुछ भी हो। पढ़ना सिर्फ अपन को ऑथेंटिक बुक है। अब जैसे कि पाठ पढ़ लिया अपन ने तो उसके क्वेश्चन निकालो जितने हो सके जितने, तो उससे क्या है कि पाठ का दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। पाठ सार पढ़ो या फिर नोट्स पढ़ो, जैसे कि वो जो पाठ पढ़ा है उसका पूरा नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक, तो इसी कड़ी में अपना है अब ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। इतिहास पार्ट 6, ये कक्षा एनसीईआरटी बुक है, उसमें कक्षा 11 की जो विश्व इतिहास के कुछ विषय वो पाठ है, वो पाठ्य पुस्तक है, उसका 6वां पार्ट है। उसके क्वेश्चन आंसर तो पढ़ लिए पाठ्य पुस्तक के, तो लेकिन ये और है उससे एक्स्ट्रा है, लेकिन है पार्ट में से ही। ठीक है। सामंतवाद से क्या अभिप्राय है? सामंतवाद जर्मन शब्द फ्रूयड से बना है।
प्रूर का अर्थ है भूमि का टुकड़ा, भूमि के बदले में सेवा प्राप्त करना। सामंतवाद से क्या अभिप्राय है? सामंतवाद जर्मन शब्द फ्रूयड से बना। फ्रूड का अर्थ भूमि का टुकड़ा, भूमि के बदले में सेवा प्राप्त करना। गिल्ड फ्रूयड ने। फ्रांसीसी समाज में प्रमुख 3 वर्ग कौन थे? पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग। मेनर, मेयर बोल सकते हैं इसको अपन, ना मेयर से याद हो जाएगा। मेनर क्या था? लॉर्ड की भूमि मेनर, मेनर के मध्य में लॉर्ड का महल। लॉर्ड की भूमि मेनर, मेनर के मध्य में लॉर्ड का महल। ठीक है, लॉर्ड की भूमि मेनर, लॉर्ड की भूमि है मेनर, मेनर के मध्य लॉर्ड का। टीथ तथा पीप शब्दों को परिभाषित कीजिए। पीप लॉर्ड द्वारा नाइट को दिए जाने वाले भूमि का टुकड़ा। पीप लॉर्ड द्वारा नाइट को दिए जाने वाले भूमि का टुकड़ा। टीथ चर्च द्वारा 1 वर्ष के अंतराल में उस कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लिया जाता था। फीप, ठीक है ना। फीप क्या है? टीथ क्या है? फीप लॉर्ड द्वारा नाइट को, लॉर्ड द्वारा नाइट को दिए जाने वाली भूमि का टुकड़ा है ये फीप। और टीथ क्या है? चर्च द्वारा 1 वर्ष के अंतराल में उस कृषक से उसकी उपज का 1/10 भाग लिया जाना। फ्रांस में कैथीड्रल नगरों से क्या अभिप्राय है? बड़े बड़े चर्चों के चारों ओर विकसित होने वाले नगर कैथीड्रल नगर कहलाए। मध्यकाल में कृषि से जुड़ी 2 समस्याओं को उल्लेख कीजिए। लकड़ी के हल, है ना, कृषि की बात है। लकड़ी के हल, प्रभावहीन फसल चक्र। प्रायर किन्हें कहा जाता था? भिक्षुओं को उन श्रमिकों को जिन्होंने मठों में न रहने का निश्चय किया प्रायर कहा गया। वे घूम घूम कर उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। जिन्होंने मठों में न रहने का निश्चय किया प्रायर कहा गया। ये घूम घूम कर उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे, यानी कि मठों में न रहने का निश्चय किया प्रायर हैं। भिक्षुओं के उन श्रमिकों को जिन्होंने मठों में न रहने का निश्चय किया प्रायर कहा गया। वे घूम घूम कर उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। प्रायर। फिर है 4 अंक वाले, है ना भाई। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी? फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी। संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण, सैन्य क्षमता बढ़ाना, स्वयं का न्यायालय लगा पाना तथा अपनी मुद्रा प्रचलित कर सकना। मुद्रा भी तथा अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होना। और क्या चाहिए भाई अभिजात वर्ग को? सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है वो, स्वतंत्र होकर, कोई दिक्कत नहीं, खुद का न्यायालय है, खुद की मुद्रा है और सब व्यक्तियों का मालिक है, उसकी ज़मीन पे है जो उनके। लेकिन ये आते हैं किसके अंदर? राजा के अंदर आते हैं। भिक्षुणियों के जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मठों में निवास, प्रार्थना, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम का व्रत, खान पान तथा वस्त्र संबंधी निश्चित नियमों का पालन। मठों में निवास, प्रार्थना, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम का व्रत है। शारीरिक श्रम का व्रत, ये सही है भाई, है ना। मठों में तो निवास करते ही हैं, प्रार्थना भी करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, लेकिन साथ में कृषि जैसे शारीरिक श्रम का व्रत, खान पान तथा वस्त्र संबंधी निश्चित नियमों का पालन। सॉरी है। नाइट वर्ग का उदय क्यों हुआ? लॉर्ड तथा नाइट के आपसी संबंधों की सचिव जानकारी दीजिए। देते हैं चल।
9वीं सदी में यूरोप में युद्धों के प्राय होने के कारण कुशल अश्वसेना की आवश्यकताओं के कारण नाइट वर्क का उदय हुआ। नाइट लॉर्ड से उसी प्रकार से संबंध था जिस प्रकार लॉर्ड राजा से। नाइट लॉर्ड से उसी प्रकार से संबंध था जिस प्रकार लॉर्ड राजा से, यानी कि लॉर्ड से भी ऊपर था राजा। विस्तृत विवरण। विस्तृत विवरण। सामंतवाद के अंतर्गत यूरोप में किसानों की क्या स्थिति थी? यूरोप में दो प्रकार के काश्तकार, स्वतंत्र किसान, कृषिदास। स्वतंत्र किसान भूमि को लाड़ के काश्तकार के रूप में देखना, श्रम अधिशेष टेली नामक कर। 1 मिनट दोबारा से। सामंतवाद के अंतर्गत यूरोप में किसानों की क्या स्थिति थी? सामंतवाद के अंतर्गत दो प्रकार के काश्तकार, स्वतंत्र किसान और कृषिदास। सर्पों को बोलते हैं कृषिदास। स्वतंत्र किसान भूमि को लाड़ के काश्तकार के रूप में देखना, श्रम अधिशेष टेली नामक कृषिदास। लॉर्ड के स्वामित्व वाली भूमि पर कृषि, कोई मजदूरी नहीं, लाड़ की आज्ञा बिना जागीर न छोड़ पाना, विवाह संबंध पर भी लॉर्ड का नियंत्रण। श्रम अधिशेष टेली नामक कर, कृषिदास। लॉर्ड के स्वामित्व वाली भूमि पर कृषि, कोई मजदूरी नहीं, लॉर्ड की आज्ञा बिना जागीर न छोड़ पाना। लॉर्ड की आज्ञा बिना जागीर न छोड़ पाना। विवाह संबंध भी लॉर्ड का नियंत्रण, लॉर्ड की आज्ञा बिना भी जागीर न छोड़ पाना, कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और टेली नामक कृषि कर देना पड़ता था। आरंभिक यूरोप में कृषि संबंधी समस्याएं क्या थी? उन्होंने लाड़ तथा कृषक के संबंधों को कैसे प्रभावित किया? आरंभिक यूरोप में कृषि संबंधी समस्याएं क्या थी? उन्होंने लॉर्ड तथा कृषक के संबंधों को कैसे प्रभावित किया? समस्याएं, लकड़ी का हल, है ना, प्रभावशाली फसल चक्र की, मिट्टी की उर्वरता में कमी। आरंभिक यूरोप की बात है। अकालों का पड़ना, इन सब ने गरीबों का जीवन दुष्कर बना दिया। संबंध समस्याओं के बावजूद लॉर्ड की आय बढ़ाने की इच्छा, किसानों द्वारा अत्याचार न सहना, इसके प्रतिरोध का सहारा। समस्याएं, है ना, लकड़ी का हल, कोई दिक्कत नहीं है ना। समस्याओं के बावजूद लॉर्डों की आय बढ़ाने की इच्छा। अब है 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा किन कारणों से हुआ? आर्थिक विस्तार के धीमा पड़ने के कारण 13वीं सदी के अंत तक उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पैदावार के मौसम छोटे, है ना, कम टाइम मिलता था। तूफानों व सागरीय बाढ़ों से फार्म प्रतिष्ठा नष्ट, फलस्वरूप सरकार को करों से कम आमदनी। पहले की गहन जुताई के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि कमजोर। 3 क्षेत्रीय चारागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी, जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन कम। 1315 और 1317 यूरोप में भयंकर लकार। 1320 में अनेक पशुओं की मौत। 1315 से 17, 1320 में अनेक पशुओं की मौत। ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों में उत्पादन में कमी। ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी। ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी। अकाल का पड़ा था 1315 से 17। धातु मुद्रा में कमी से व्यापार प्रभावित। दूर देशों से व्यापार करने वाले पोतों के साथ चूहे आए, जो ब्यूबोनिक प्लेग,
नाम पूछ सकता है। कौन सा प्लेग फैला था? ब्यूबोनिक जैसी महामारी का संक्रमण लाए। लाखों लोग कारागृहित। विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी से सामाजिक विस्थापन। मजदूरों की संख्या में कमी। शासक अब ब्राह्मण के सिख पर नहीं था, जहां राजभक्ति आपसी निर्भरता पर टिकी थी, अपितु वह व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। समझ में नहीं आई बात। शासक अब ब्राह्मण के सिख पर नहीं था, जहां राजभक्ति अपनी निर्भरता पर टिकी थी, अपितु वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। यूरोप की नई शासन व्यवस्था के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। 12वीं-13वीं सदी में हुए सामाजिक परिवर्तन नए राजतंत्रों की सफलता का कारण। जागीरदारी व सामंतशाही के विलयन व धीमे आर्थिक विकास से शासक प्रभावशाली। 15वीं से 16वीं सदी में शासकों का सैनिक व वित्तीय दृष्टि से शक्तिशाली होना। भाई, शासकों द्वारा विशाल तोपों व बंदूकों से सुसज्जित सेना का गठन। शासकों द्वारा विशाल तोपों व बंदूकों से सुसज्जित सेना का गठन। बारहवीं व 13वीं सदी में हुए सामाजिक परिवर्तन नए राजतंत्रों की सफलता का कारण। जागीरदारी व सामंतशाही के विलयन व धीमे आर्थिक विकास से शासक प्रभावशाली। 15वीं-16वीं सदी में शासकों को सैनिक व वित्तीय दृष्टि से शक्तिशाली होना। शासकों द्वारा विशाल तोपों व बंदूकों से सुसज्जित सेना का गठन। अभिजातों राज सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। नए शासकों की गोली की शक्ति प्रदर्शन के समय टुकड़े टुकड़े। अभिजातों राजसत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। नए शासकों की गोली की शक्ति प्रदर्शन के समय टुकड़े टुकड़े। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्वयं को राजभक्तों में बदला। अब लॉर्ड, जो पहले शासक थे, प्रशासकीय सेवाओं में महत्वपूर्ण स्थानों पर। ये लॉर्ड वही है जैसे अपने यहाँ पर जमींदार या फिर सामंत। शासकों को शक्तिशाली लोगों को समर्थन चाहिए था। धन समर्थन का माध्यम। धन गैर अभिजात व्यापारी व साहूकार का दरबार में प्रवेश। राजा को धन उधार। शाही निरंकुशता सामंतवाद का परिष्कृत रूप। शाही निरंकुशता सामंतवाद का परिष्कृत रूप। अतः शासक कब 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलावों की विवेचना करते हुए चौथे वर्ग के उदय पर प्रकाश डालिए। 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलावों की विवेचना करते हुए चौथे वर्ग के उदय पर प्रकाश डालिए। लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल, सांचेदार पट्टे का प्रयोग। पशुओं के गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर। घोड़ों के खुर पर अब लोहे की नाल का प्रयोग। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग। कृषि के लिए संपीड़कों व चक्कियों में भी वायु तथा जल शक्ति का प्रयोग। 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था। कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी। भोजन की उपलब्धता दोगुनी। कृषकों द्वारा खेती योग्य भूमि का विस्तार। चौथे वर्ग का उदय। कृषि के विस्तार के साथ जनसंख्या, व्यापार व नगरों का विस्तार। कृषि के विस्तार के साथ जनसंख्या, व्यापार व नगरों का विस्तार। कृषिदार नगरों में छिपकर स्वतंत्र। नए नए व्यवसायों से एक चौथे वर्ग का उदय, जिनमें व्यापारी, दुकानदार, विशिष्ट कौशल वाले साहूकार, वकील, चिकित्सक, अध्यापक आदि। नए नए व्यवसायों से एक चौथे वर्ग का उदय, जिसमें व्यापारी, दुकानदार, विशिष्ट कौशल वाले साहूकार, वकील, चिकित्सक, अध्यापक आदि। अच्छा, 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा किन कारणों से हुआ, स्पष्ट कीजिए। करते हैं। भाई, पहली बात तो यह है कि आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण 13वीं सदी के उत्तर में
यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान गर्मी की जगह ठंडी की ऋतु आ गई भाई। ठीक है ना, ठंडी में फसल होती नहीं है क्योंकि मौसम ही वैसे ही ठंडा है। पैदावार के मौसम, छोटे तूफानों व सागरी बाढ़ों से फार्म प्रतिष्ठा नष्ट, सरकार को करों से आमदनी में कमी, पहले की गहन जुताई के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि कमजोर, चारकों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी, जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन कम पड़ना। 1315 1317 में यूरोप में भयंकर अकाल, 1320 में अनेक पशुओं की मौत। ये फैक्ट पढ़ चुके हैं अपन। ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी, धातु मुद्रा में कमी से व्यापार प्रभावित। ठीक है ना। जलपोतों के साथ चूहे आए जो ब्यूबोनिक प्लेग का नाम पूछ सकता है वो ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए, लाखों लोग ग्रसित। विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी से सामाजिक विस्थापन हुआ, मजदूरों की संख्या में कमी, इससे मजदूरी की दर में 250% तक की वृद्धि। भाई अब आदमी नहीं रहेंगे तो मजदूरी तो बढ़ेगी। शासक का ब्राह्मण के सिर पर नहीं था, जहाँ राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी, अपितु वह अब दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। यूरोप की नई शासन व्यवस्था के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। शासक अब ब्राह्मण के सिर पर नहीं था, जहाँ राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी, अपितु वह अब दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। 12वीं व 13वीं शताब्दी में हुए सामाजिक परिवर्तन नए राजतंत्रों की सफलता का कारण। जागीरदारी और सामंतशाही के विलय और धीमे आर्थिक विकास से शासक प्रभावशाली। 15वीं और 16वीं शताब्दी में शासकों का सैनिक व वित्तीय दृष्टि से शक्तिशाली होना, शासकों द्वारा विशाल तोपों व बंदूकों से सुसज्जित सेना का गठन। शासकों द्वारा विशाल तोपों व बंदूकों से सुसज्जित सेना का गठन। अभिजातों द्वारा राजसत्ता के केंद्रीकरण का विरोध, नए शासकों की गोली की शक्ति प्रदर्शन के समक्ष। नए शासकों की गोली की शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्वयं को राजभक्तों बदला। लॉर्ड जो पहले शासक थे अब प्रशासनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण स्थानों पर। शासकों को शक्तिशाली लोगों को समर्थन चाहिए था, धन समर्थन का माध्यम। धन गैर अभिजात व्यापारी व साहूकार, धनी गैर अभिजात का दरबार में प्रवेश, राजा को धन उधार। 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलावों की विवेचना कीजिए। उत्तर है लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और सांसेदार पट्टे का प्रयोग, पशुओं के कल स्थान पर जुआ कंधे पर, ये आ चुके हैं यार पहले। घोड़े के घोड़ों पर लोहे की नाल का प्रयोग, कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग, संपीड़कों व चक्कियों में भी वायु तथा जल शक्ति प्रयोग, 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का उपयोग, कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ोतरी, भोजन की उपलब्धता दोगुनी, कृषकों को बेहतर अवसर, जोतों का आकार छोटा, इससे अधिक कुशलता के साथ कृषि कार्य होना व श्रम की आवश्यकता, कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय। ठीक है, ये थे भाई। और फिर दोबारा से किताब का जो पार्ट है ना उसको ही पढ़ लेंगे अपन, नहीं है क्या, जिससे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।